गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको पहली वीडियो में लेखक के बारे में बताया था कि किस प्रकार लेखक को झाग भरे जलाशयों में कूदना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ही कूदने के बाद वो बीमार पड़ जाता है और उनकी दादी माँ उसकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती थी। अभी आगे पढ़ते हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक बताते हैं कि जब उनको बुखार आया तो दादी माँ रात भर दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी पंखा हिलाती थी तो कभी उनके जलते हुए शरीर को सहलाती थी कपड़े से और सर पर दालचीनी का लेप करती, क्योंकि दादी माँ जो थी वो पुराने ख्यालात की थी और वो गांव की वैद्य थी। एक प्रकार से उनको घर की जो वैद्य है, मतलब उनको घर की दवाइयों में ज़्यादा विश्वास रहता था। तो वो ये ध्यान रखती थी कि हांडी में, मतलब जिस बर्तन में पानी भरा है उस बर्तन में पानी आया कि नहीं, उसको पीपल की छाल से छौंक लगाया गया कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल अच्छे से पक गई है कि नहीं, और कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो नहीं आ गया। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछकर वो घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक बताते हैं कि दादी माँ उनकी जो थी, उनको गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद रहते थे और गांव में कोई भी बीमार होता था तो दादी माँ तुरंत पहुंच जाती और उनके पास भी वही सब बीमारियों का, पेट छूना, हाथ छूना, माथा छूना, फिर उसके बाद हर प्रकार की बीमारियों का अनुमान विश्वास के साथ सुना देती थी। और किसी भी भयंकर बीमारी में सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार देना, फिर उसके बाद धूप अगरबत्ती ये सब लगाना, ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती थी। दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी। किसी भी दवा में देर हो जाए या कोई भी चीज़ खत्म हो जाए, चादर और तकिया न बदले जाए तो जैसे वो पागल हो जाती थी। लेखक बताते हैं कि बुखार उन्हें अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक बता रहे हैं कि उनको अभी भी बुखार आता है और सारे काम सही ढंग से हो रहे हैं, नौकर पानी देता है, उनके जो मेस खाना बनाने वाले महाराज हैं वो अपने मन से खाना पकाकर खिचड़ी और साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर दवाई कर जाते हैं और उस कड़वी दवाई से बुखार भाग भी जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। जब किशन भैया की शादी हो रही थी तो दादी माँ सबसे ज़्यादा उत्साहित और आनंदित थी। दिन भर गायब रहती थी और सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इस तरह घर वालों को
चिल्लाए रहती थी। जब पड़ोसिनें आती तो बहुत बुलाने के बाद वो आती और बोलती कि काम काज का घर है, अगर मैं अपने घर हाथ में एक भी काम ना लूँ तो कोई काम ना हो। सबको मालूम था कि दादी माँ कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन एक कारण ये भी था कि अगर दादी माँ कोई काम में अपना सहयोग न दे तो वो काम समय पर होता भी नहीं। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तभी उसी समय की बात है, एक दिन दोपहर को जब लेखक घर लौटा तो उन्होंने देखा कि दादी माँ किसी पर बिगड़ रही है। और जब वो पास जाकर देखे तो एक कोने में रामी की चाची दुबक कर यानी डर के मारे खड़ी थी एक कोने में, और दादी माँ उसको चिल्ला रही थी कि धन्नो इस प्रकार से ना होगा, मैंने जितना भी पैसा लिया है मैं सब उसको ब्याज सूद के साथ सब पूरा लूँगी, क्योंकि तेरी आंख में शर्म नहीं है। जब तुझे पैसा मांगना रहता है तो तब तुम बड़ी उससे आती हो कि हाथ पैर नाक रगड़ती हो और बोलती हो कि मुझे पैसे चाहिए, और अब जब पैसे देने की बारी आई तो तुम फसल का बहाना लगा रही हो कि क्या तुम्हारे लिए दूसरी फसल आएगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई और वो रो रही थी रामी की चाची की मालकिन, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, बिटिया की शादी है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मेरी बिटिया की शादी ना हो पाएगी। और दादी माँ उसको हटा देती हैं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। और तब क्या हुआ, लेखक सोचे कि हो गया, हटाते हैं इस प्रसंग को और इस बात को, और उन्होंने दादी माँ को बीच में ही बोला कि हो गया, रहने दो, बिचारी दे देगी। पर दादी माँ उसे डांट देती है। जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो लेखक इस प्रसंग को लगभग भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। और एक दिन जब लेखक जा रहे थे तो रास्ते में उनको रामी की चाची मिली और दादी को वो आशीर्वाद दे रही थी। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो बताई कि दादी माँ ने उसका पिछला पूरा कर्जा माफ़ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दिया, और बताया कि मतलब तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, और थोड़े से रुपए के कारण जग हंसाई मत करवाना, उसकी शादी अच्छे से हो जाने देना। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन की विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कक्षा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। उसी समय की बात है कि किशन के विवाह के दिनों की बात थी कि विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती रहती थी, और विवाह की रात को अभिनय, गांव में जब शादी होती है तो रात को अभिनय होता है, मतलब एक नाटक के रूप में किया जाता है। तो यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, जिसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और ये सारे पाठ औरतें करती हैं। लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा पाया था
और उनका मामा का ममेरा भाई यानी मामा का लड़का जो है वो भी आया था, वो भी देर से पहुंचा था। तो दोनों दालान में सो रहे थे। तो औरतें चिल्ला रही थी कि मतलब ये लड़के हैं, ये लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, पर दादी माँ उन पर बिगड़ रही थी। मुझे भी पास के एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। और इस प्रकार जब वहाँ पर लेखक लेट गए तो उनकी औरतों की बात पे उनको हंसी आ गई थी और सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। जब मजाक उड़ा रहे थे तो लेखक को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर रास्ते में भी औरतें मिली और उसको चिढ़ाने लगी कि ये वही बच्चा है। फिर वो लेखक अपनी दादी माँ के पास छुप जाते हैं और दादी माँ उनको बचाती है। तो इस प्रकार लेखक बताते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की आज हर एक एक बात याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। यानी जब दादाजी हमेशा दादी माँ से कहते कि तुम आगे जाना, मैं पीछे जाऊंगा, लेकिन वो आगे चले जाते हैं तो इससे दादी माँ हमेशा उदास रहती थी। और लेखक को भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब आजकल के लोग मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह में आपकी बड़ाई करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। इस प्रकार का जमाना आ गया है, इस तरह कहते हैं। फिर लेखक आगे कहते हैं कि उसके बाद दादी माँ हमेशा उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनके स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आँख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। और इस प्रकार दादी माँ वहाँ पर हाथ जोड़कर दिया जलाए जब संदूक के पास बैठकर रो रही थी, तो लेखक गए और उन्होंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, तुम रो क्यों रही है? तब दादी माँ ने बात को पलट दिया। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उनके संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। और इस प्रकार दादी माँ उनसे कहती कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, और रसोई में खींच कर ले गई। सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि दादाजी के श्राद्ध में सारा पैसा खर्चा हो गया था और अब पैसे की तकलीफ होने लगी थी। तब दादी ने उनको संदूक से अपने कंगन निकाल के दिया और बोला, बेटा, जो पुराने लोग होते हैं वो आगे पीछे सब सोच कर चलते हैं।
सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? और इस प्रकार उनकी शाप से मुक्त देवी जो उनकी दादी माँ थी वो ख़त्म हो गई थी। तब लेखक को ये सब बातें याद आ रही थी और उनके भैया की चिट्ठी लेकर पढ़ रहे थे, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच उनकी देवी सी दादी माँ आज नहीं रही। इस प्रकार बच्चों, आपको हमने दादी माँ की कहानी सुनाई है। अब अगले इसमें हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे।